हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लॉ की यूनिट थर्ड, उसकी बात करते हैं। थर्ड यूनिट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 3 हैं: मेंटेनेंस, बफ और गिफ्ट। तो सबसे पहले हमारा जो मेंटेनेंस टॉपिक है, उस मेंटेनेंस टॉपिक में हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण पोषण। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? डिफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की परिभाषा। द अरबिक इक्विवेलेंट्स ऑफ मेंटेनेंस इज नफका। भरण पोषण का अरबी पर्याय नफका है, विच लिटरली मीन्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्हाट अ पर्सन स्पेंड्स ओवर हिज फैमिली। एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार पर क्या खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने परिवार पर क्या खर्च करता है। इन इट्स लीगल सेंस, वैदिक भाव में इसका हम देखते हैं मेंटेनेंस सिग्निफाइज करता है एंड इंक्लूड्स 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं: फूड भोजन, क्लॉथिंग वस्त्र, लोडिंग या शेल्टर भी कह सकते हो आप इसको, निवास स्थान। अब थर्ड वन आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, कि पति जो है वो मेंटेनेंस के लिए कब बाउंड होगा। तो द हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेनेंस इफ शी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। पति भरण पोषण के लिए तभी उत्तरदायी होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त है इसकी, शी हैज़ अटेंड प्यूबर्टी, उसने यौवनवस्था प्राप्त कर ली है, यानी कि शी इज मेजर, दैट इज एन एज और विच शी कैन रेंडर टू द हस्बैंड हिज कंजुअल राइट्स। अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें वह अपने पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा करती है। वही जो उसके दाम्पत्य अधिकार हैं, कंजुअल डोमिसाइल्स हैं, उसको फुलफिल कर रही है, तब ऐसी कंडीशन में वो मेंटेनेंस के लिए हकदार होगी। शी हैज़ प्लेसेस एंड ऑफर्स टू प्लेस हर सेल्फ इन हिज पावर सो एज टू अलाउ फ्री access to herself at all lawful times and obeys all his lawful commands। वह अपने को उसके अधिकार में समर्पित कर देती है, यानी कि पत्नी जो है वो पति के अधिकार में अपने आप को प्रस्तुत कर देती है या प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है, जिसमें कि वह पति के हर वैध समय पर उसे बेरोक टोक अपने पास पहुंचने से ना मना करे, यानी कि अपने पति को बिना रोक टोक के आने दे, और वह उसके सब वैध आज्ञाओं का पालन करे, उसकी जो लॉफुल कमांड्स हैं उनको वो पूरा करे। तब ऐसी कंडीशंस में वो मेंटेनेंस के लिए लायबल होगी, और उनके पास मेंटेनेंस के लिए उन दोनों के बीच में विधिपूर्ण वैध मैरिज होना चाहिए। अगर वैध मैरिज है तभी मेंटेनेंस मिलेगा, अदरवाइज मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंटेनेंस के लिए पत्नी लायबल नहीं है? तो वुमेन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, नंबर 1, वेयर शी हैज़ रीमैरिड, अगर वो पुनः विवाह कर लेती है तब उस परिस्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसको। वेयर शी रिसीव द होल सम ड्यू टू हर अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ, किसी पर्सनल लॉ के अंतर्गत या कस्टमरी लॉ के अंतर्गत उसको एक पूर्ण मनी मिल गई है, पूरा पैसा मिल गया है, वन टाइमिंग पेमेंट मिल गया है उसको, तब उस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगा। वेयर शी हैज़ वॉलंटरी सरेंडर हर राइट्स टू मेंटेनेंस आफ्टर हर डाइवोर्स, या विवाह विच्छेद के बाद उसने अपनी स्वेच्छा से अपने भरण पोषण के अधिकार को त्याग दिया है, उन परिस्थितियों में। इफ़ शी हैज़ अबांडन द कंजुअल डोमिसाइल विदाउट एनी वैलिड काउजेस, यदि वह दाम्पत्य अधिकारों को बिना मान कारण के त्याग देती है, उस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इफ़ शी रिफ्यूज एसेस टू हर हस्बैंड विदाउट एनी वैलिड कॉज, या अगर वो बिना विधिपूर्ण कारण के, वैध कारण के अपने पति को अपने पास आने से रोकती है, उस कंडीशन में। इफ़ शी इज़ डिसओबीडेंट टू हिज रीजनेबल कमांड, उसके युक्त आदेशों को अगर वो नहीं मानती है तो उस कंडीशंस में। इफ़ शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट एनी लॉफुल कॉज, बिना विधिपूर्ण
कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है। इफ़ शी हैज़ बीन इम्प्रिजन, अगर उसको कारावास हो गया है तब उस कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इफ़ शी हैज़ एलोप्ड विद समबडी, या वो किसी अदर पर्सन के साथ भाग गई है तब उस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इफ़ शी इज़ अ माइनर, और वो कैसी है, माइनर है, ऑन विच अमाउंट मैरिज कैन नॉट बी कंज्यूमेटेड, और मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुई है, यानी कि उनके बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं हुए, तब उस कंडीशन में उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब में वाइफ जो है मेंटेनेंस तो मिलेगा, उसको भरण पोषण तो मिलेगा, बट किस टाइम तक मिलेगा, तो बात करता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत। जो मेंटेनेंस मिलेगा, उसको भरण पोषण मिलेगा, वो इद्दत की ड्यूरेशन तक की बात करता है, इद्दत की अवधि की बात करता है। इफ़ द हस्बैंड हैज़ डाइवोर्स हर आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और ऐसी मैरिज कंज्यूमेटेड हो गई है, यानी कि उनके बीच में रिलेशंस हो गए हैं, समागम हो गया है, तब ऐसी कंडीशंस में वो अपने पति से इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस ले सकती है। सेकंड है, अ विडो इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत कॉन्सिक्वेंट अपॉन हर हस्बैंड डेथ, कि एक विडो है, उसके पति की मृत्यु हो गई है और उस कंडीशन में इद्दत की अवधि तक वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अब बात आती है हमारी, क्या मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत, क्या किसी भी महिला को इद्दत के बाद मेंटेनेंस मिलेगा? जो ऑल्दो अंडर द मुस्लिम लॉ, यानी कि पर्सनल लॉ, अ हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेनेंस हिज वाइफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इद्दत ऑफ द डाइवोर्स वाइफ। जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, वो ये कहता है कि कोई भी मुस्लिम महिला, तलाकशुदा मुस्लिम महिला, इद्दत के बाद अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। बट आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन 125 अंडर द सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है, ही इज बाउंड टू मेंटेन हर इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत प्रोवाइड शी रिमेन अनमैरिड। कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है, अगर कोई ऐसी महिला है और जो अनमैरिड रहती है, उसने पुनः विवाह नहीं किया है, तब ऐसी कंडीशंस में वो इद्दत के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। एक केस आता है इसमें, जोरा खातून वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम का केस है, AIR 1981 SC 1243। इसका सेक्शन 125 कहता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया के सेक्शन 125 के अंतर्गत न केवल तलाकशुदा पत्नी ही शामिल है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी पत्नी भी शामिल है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विक्टिम की डिग्री प्राप्त कर ली है। कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला है जिसने मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिग्री प्राप्त कर ली है डाइवोर्स की, तो वो ऐसी महिला भी इसके अंतर्गत आती है। सबसे लीडिंग केस इसमें जो आता है, जो कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा रहा था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का केस। ये केस बहुत लीडिंग केस है इसका, मुस्लिम लॉ का मेंटेनेंस पे। और इस केस का जो डिसीजंस आया था, उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अ मुस्लिम वुमेन हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड टिल द टाइमिंग शी रीमैरिड। इसने क्या कहा कि अगर कोई तलाकशुदा पत्नी है तो वो अपने पति से सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण नहीं ले सकती, बल्कि तब तक ले सकती है जब तक कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है। और उसने इस प्ली को मुस्लिम लॉ की रिजेक्ट कर दिया है कि कोई भी मुस्लिम महिला सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस ले सकती है। बट इसके डिसीजन से, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, कोर्ट का जजमेंट था, और शाहबानो केस से बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने इसका अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये शरीयत के अगेंस्ट है। और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अपोजिशंस द पार्लियामेंट एनेक्टेड
मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। और पार्लियामेंट को एक एनेक्टमेंट करना पड़ा जो मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। इसका सेक्शन 3 क्लॉज, इसका सेक्शन 3 क्लॉज हमारा है, क्या कहता है? सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो बात करता है द डाइवोर्स वुमेन इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेन ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, कि एक तलाकशुदा महिला अपने पति से रीजनेबल एंड फेयर यानी कि युक्तिसंगत और समुचित भरण-पोषण ही प्राप्त कर सकती है, वो भी सिर्फ इद्दत की अवधि तक। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि वेयर आ डाइवोर्स वुमेन हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है, एंड इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर द इद्दत पीरियड, शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर सच रिलेटिव हु वुड इनहेरिट हर प्रॉपर्टीज अपॉन हर डेथ, सेक्शन 4 क्लॉज 1, कि अगर कोई भी महिला है, वो उसका तलाकशुदा महिला है, उसका तलाक नहीं हुआ है और वो अपना संरक्षण करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में वो अपने संबंधियों से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, और संबंधी यानी कि रिलेटिव उसके वो होंगे जो उसकी मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में प्राप्त करते। फिर एक बात इस सेक्शन में और कही गई है, सेक्शन 4 क्लॉज 2 में, कि वेयर अ डाइवोर्स वुमेन इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ एंड शी हैज़ नो रिलेटिव्स above or such relatives or any of them to have not enough means to pay the maintenance, the liability to the maintenance is cast upon the above vote। अगर एक महिला जिस अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उसके रिलेटिव भी सक्षम नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में वो महिला उस स्टेट के बफ वोट से जहाँ पर वो रेजिडेंस है उस महिला का मेंटेनेंस ले सकती है, कोर्ट उसको आदेश कर सकता है। इसके बाद एक लीडिंग केस और आता है डेनियल लतीफ़ी का। डेनियल लतीफ़ी के केस में भी इसकी वैलिडिटी को लेके 1986 का जो एक्ट था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसके सेक्शन 145 इनकेपेबल टू डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन चैलेंज किया गया था इसको और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके, बट कोर्ट ने इसको भी कहा, मुस्लिम उन्होंने इसकी जो वैलिडिटी था इसको उन्होंने वैलिड माना था और कहा था एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से इद्दत की अवधि तक न्यायपूर्ण और समुचित भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, और समुचित और न्यायपूर्ण भरण पोषण के लिए इद्दत की अवधि में उसको पति को बताना होगा कि उसको आगे भरण पोषण चाहिए, और मुस्लिम पति की जिम्मेदारी अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति अधिनियम की धारा 3(1)(a) में भरण पोषण इद्दत की अवधि तक ही सीमित नहीं है। तो इसका मतलब कोर्ट ने कह दिया सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के में जो भरण पोषण की अवधि तक सीमित था, वो उन्होंने कह दिया इसकी अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि तब तक है जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती है। और उन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 को भी इसमें चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के उपबंधों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है, ये इस केसेस में भी शाहबानो के केस को ही इन्होंने कोट किया गया है, और सीआरपीसी के 125 के जो प्रोविजंस हैं वही एप्लीकेबल इसमें किए गए हैं। एक केस और आता है शाबाना बानो वर्सेस इमरान खान। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण के संबंध में लागू होगी, और यदि महिला अपने पति से इद्दत की अवधि
में भरण-पोषण पाने के पश्चात भी भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में और उसने दूसरा विवाह नहीं किया है, तब वो ऐसी कंडीशन में इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है। आप लोग इसकी स्टडी कीजिए, और अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर पे मेरा इसमें पूछिएगा इसमें से, ठीक है। इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।